This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः मार्गशीर्ष शुद्ध चतुर्दशी दिनांक 28 दिसंबर 2020 चरक सूत्र सामध्याय 29 शंखं चक्रं 28 सूत्र शंखं चक्रं जलौतान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलकदवन प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत्नं सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। एवं वाचनं भगवन्तम् अत्रयम् अग्निवेशः उवाच दृश्यन्ते हि भगवन् हितसमाख्यातम् अपि आहारम् उपयुञ्जानाः व्याधिमन्तश्च अगताश्च तथैव अहितसमाख्यातम् एवं दृष्टे कथं हिताहितोपयोगिक योगविशेषात्मकं शुभाशुभविशेषम् उपलभामहे तर्हि हितसमाख्यातम् अपि आहारम् उपयुञ्जानाः व्याधिमन्तः दृश्यन्ते अगताश्च केचन दृश्यन्ते किन्तु व्याधिमन्तश्च केचन दृश्यन्ते तर्हि हितसेवनात् केवलम् आरोग्यमेव भवति इति वक्तुं न सुशकम् तथैव अहितसमाख्यातम् उपयुज्य व्याधिमन्तः यदि भवेयुः जनाः तर्हि साधु किन्तु अहितसमाख्यातम् अपि उपयुज्य यदि तत्र स्वास्थ्यम् अनुभूयते स्वास्थ्यं दृश्यते तर्हि तत् कथम् एवं दृष्टे कथं हिताहितोपयोगविशेषात्मकं शुभाशुभविशेषम् उपलभामहे यदि एतादृशी स्थितिः वर्तते तर्हि हिताहित उपयोगविशेषात्मकं यत् शुभाशुभविशेषं हितोपयोगात् शुभम् अहितोपयोगात् अशुभम् अयं कश्चन यत् विशेषः स कथं प्राप्तव्यः इति अग्निवेशस्य तावत् आशंका तो पहले आत्रेय मैत्रेय इस संभाषण के बारे में भी ये बात उपस्थित किया गया था तब अग्निवेश खुद प्रश्न पूछ रहे हैं आत्रेय महर्षि को कि हित इस प्रकार का जो कहा गया है उसके सेवन के बाद भी कुछ लोग व्याधिमंत इस प्रकार के दिखते हैं व्याधि से ग्रस्त इस प्रकार से दिखते हैं कुछ लोग अगध भी दिखते हैं और उसी प्रकार से अहित आने से कुछ लोग व्याधिमंत और कुछ लोग अगध या स्वस्थ इस प्रकार के दिखते हैं तो हिताहित उपयोग विशेष इनके कारण जो शुभाशुभ विशेष निर्माण वाले होने वाले हैं उनको हम कैसे समझे और लोगों को इसके बारे में कैसे जिक्र करें
तो ये बड़ी समस्या आज भी है और आगे भी रहेगी। जब भी हम किसी कारण के बारे में सोचने का प्रयास करते हैं, तो यही कारण है, ये कैसे निर्धारित कर सकते हैं, ये सबसे अहम मुद्दा होता है। अगर वही कारण है तो उसके सेवन न करने से वो कार्य नहीं निर्माण होना चाहिए, और उसके सेवन करने से वो कार्य कार्य निश्चित रूप से निर्माण होना चाहिए। जिसको हम हित कह रहे हैं उसका निरंतर रूप से सेवन होता रहे, तो उसका जो कार्य है, जो आरोग्य, वही निर्माण होना चाहिए। रोग उसमें से नहीं निर्माण होने चाहिए। और अगर अगर हम अहित का सेवन कर रहे हैं, तो उससे निश्चित रूप से रोग ही उत्पन्न होना चाहिए, स्वास्थ्य बना रहे, इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा सभी दिखाई देता है कि जो लोग पित्त का सेवन कर रहे हैं, उनमें भी बीमारियां हो रही है। तो क्यों हो रही है? तो उसमें कुछ अहम मुद्दे हैं, जिसको हम हित समझ रहे हैं, वो वास्तव में हित है या नहीं है, ये एक बड़ा विषय है। अभी फिलहाल कैंसर के मरीज इतने बढ़ रहे हैं, और कोई व्यक्ति जिसने कभी भी बाहर का कुछ भी खाना नहीं खाया, घर पे भी दाल चावल रोटी सब्जी ऐसा ही खाना खाना खाया है, कुछ भी एडिक्शंस नहीं है, मानसिक तनाव नहीं है, फिर भी कैंसर हो गया, तो वो बोलेंगे कि मैं इतने बरसों से जो हित कहा गया है उसका ही सेवन कर रहा हूँ, और फिर भी मुझे कैंसर जैसी बीमारी हो गई। तो हित खाने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं सब कुछ खाऊं, जो होना है तो होना है, होएगा, इस प्रकार का। और इतने सारे लोग समाज में हैं जो अहित सेवन कर रहे हैं, उनको कैंसर नहीं हो रहा, बाहर का खाना खा रहे हैं, जंक फूड फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं, एडिक्शंस कर रहे हैं, और उनको बीमारी नहीं है और मुझे बीमारी है। मैं इतना अच्छा तरीके से खाना खाता हूँ, घर का ही खाना खाता हूँ, वगैरह वगैरह। तो मुझसे क्यों, ये एक बड़ा सवाल है कि ये बीमारी मुझे ही क्यों हुई। जो स्ट्रेस आता है, उसमें एक अहम कारण है कि ये मेरे बारे में क्यों हुआ, इस प्रकार से। या बच्चे हैं तो मेरे बच्चे के बारे में क्यों हुआ, एक अहम सवाल उठता है। तो हम जिसको हित समझ रहे हैं वो वास्तव में हित नहीं है। जो खाना पीना हम अभी हित समझ रहे हैं कि घर का खाना खाओ, कुछ भी तली हुई चीजें वगैरह वगैरह मत खाओ, जंक फूड फास्ट फूड मत लो, एडिक्शन से दूर रहो, वगैरह वगैरह। ये सब करने से बहुत सारे लोग बहुत हेल्दी रहे हैं, आरोग्य संपन्न रहे हैं, काफी अच्छा जीवन उन्होंने पाया है। और इसीलिए उस मार्ग पर चलना ये आवश्यक इस प्रकार का है। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी अगर बीमारी आती है, तो उसका कहने का मतलब है कि जहां तक हमारा ज्ञान है वो अधूरा है। हम जिसको अच्छा खाना समझते हैं, वो खाना अच्छा नहीं है, वो जहरीला इस प्रकार का है, वो मॉडिफाइड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड इस प्रकार का है। और फिर इसके कारण कैंसर को उत्तेजन मिल रहा है। और असे पूर्वीपासून आहेत ना लोक, सगळ्या प्रकारचे अपत्य करून सुद्धा ठणठणीत असतात. नाही, त्यांनी आज प्रश्न काढलाय की असून सुद्धा लोकांना रोग होतो, तर ह्याच्या मागचं कारण काय आहे? तो आहे पुढे आत्र्याने उत्तर दिलंच आहे, तो वेगळा मुद्दा असणार. लेकिन इन्होंने सिंस पोटैटोस ऑटोइम्यून डिसीजेस एक काफी अलग विषय है।
थोड़ा इसमें वर्णन आएगा. Most vegetarian people eat lot of potatoes at least 15 days a month. Can you put light on that? These potatoes are cheap. सिर्फ पोटैटो की बात नहीं करेंगे. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स मध्ये दैवविपाशो चिकित्सा अधिक उपयोगी होगा. मैं नहीं मानता. जहां इस प्रकार के एविल्स का कुछ संबंध है, ग्रह बाधा, भूत बाधा वगैरह इस प्रकार का, वहां दैवविपाशो चिकित्सा का उपयोग है. ये हमी के द्वारा निर्माण किया हुआ राक्षस है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स एलोपैथी के जरिए. हाँ. और उसको निपटाने के लिए पहले संक्षिप्त क्रियायोग निदान परिवर्तन, ये वैक्सीनेशन बंद कर देना चाहिए. जनरल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए. और जनरल इम्यूनिटी इतने आसानी से नहीं बढ़ती, उसमें काफी निर्बंध खुद पर रखने पड़ते हैं. तो ब्राह्म मुहूर्त पे उठना, रात को जल्दी खाना, जल्दी सोना, व्यायाम नियमित रूप से करना, अभ्यंग करना, योग करना, ये सब करेंगे तो ये डिजीजेस नहीं होंगे और वैक्सीन नहीं लेंगे इस प्रकार से. लेकिन फिलहाल जिनमें ये डिसीजेस हुए हैं उनके बारे में कैसे सोचे, ये एक अहम मुद्दा है. और मैं समझता हूँ ये सेल्यूलर लेवल पे मोह है कि अपने ही लोगों को न समझना और अपने ही लोगों को मारना. ये ज्ञान नहीं है. जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसको समझना चाहिए कि अपने सेल कौन से हैं और बाहर से आए हुए सेल्स कौन से हैं, या जो कैंसर जैसे सेल्स है जो शरीर में ही पले हैं वो किस प्रकार से निर्माण हुए हैं और उनको कैसे ढूंढना है और उनको कैसे मारना है. उनको मारने के बजाय ये अपने ही सेल्स पर अटैक करने लगे तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है. हाँ. तो एक तो ये समझते नहीं है या फिर मोह में पड़ जाते हैं कि ये संदेह हो जाता है कि ये हमारा है या परकीय इस प्रकार का है और गलती में अपने ही सेल को मार देते हैं. तो मैं समझता हूँ कि मेध्य रसायन का इसमें रोल रहेगा. हाँ. और ये डिफरेंशिएट होना जरूरी है कि अपने कौन है और पराये कौन है इस प्रकार से. तो ये थोड़ा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में. लेकिन फिलहाल सच्ची तरीके से इम्यूनिटी बढ़े, ये इम्यूनिटी गलत तरीके से काम में आ रही है. तो सच्ची तरीके से इम्यूनिटी बढ़े इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा. अभी आलू का जो मुद्दा उठाया है वो एक छोटा हिस्सा है. हाँ. अहित अहित के बारे में. वैसे आलू खाना ज्यादा अच्छा नहीं है. आलू भी हमारा नहीं है वास्तव में, हमारा तो चावल ही है. ये विदेशों से हमने ले लिया. मैं जर्मनी में था और किसी मरीज को बता रहा था कि बेटर आप आलू खाने के बजाय चावल खाओ. तो उसने कह दिया कि आलू हमारा निजी उत्पादन है, चावल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है. तो इस दृष्टि से मैं पोटैटो पर ज्यादा जिक्र करता हूँ और चावल नहीं. तो ये स्वदेशी की बात हुई. हाँ. आत्मनिर्भर भारत जैसा आत्मनिर्भर देश सभी देश प्रयास करते हैं अगर उनके यहाँ चावल की परिस्थिति अनुकूल है ही नहीं चावल उगाने के लिए. तो ये इस प्रकार से आवश्यक इस प्रकार का होगा. ऑटोइम्यून असे वर्गीकरण आयुर्वेद दृष्ट्या स्वीकारता येईल का हे अगोदर ठरवावे लागेल. या सही है. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में काफी डिसऑर्डर्स है और सोरियासिस से लेकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस और जुवेनाइल डायबिटीज बहुत सारे रोग ऑटोइम्यून में आ जाते हैं. हाँ. तो ये क्यों हो रहा है?
इसकी जड़ें मेरे ख्याल से वैक्सीनेशन में ज्यादा है। और भी कारण होंगे ऑटोइम्यून के लिए, लेकिन वैक्सीनेशन में ज्यादा है। हम हमारे विषय से दूर जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिसको हम हित समझ रहे हैं वो वास्तव में हित है क्या, ये एक बड़ी समस्या है इस प्रकार के। और अभी के दिनों में जिन बातों को हम टाल नहीं सकते हैं, जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल का रेडिएशन नोन है। उससे कैंसर होने का खतरा कितना है ये मालूम नहीं। मोबाइल टावर्स के जरिए कैंसर होता है, ये अभी बात सामने आई है। वाईफाई के जरिए भी इस प्रकार से रेडियो एक्टिव वेव्स वातावरण में घुसते रहते हैं। हमारे घर में वाईफाई है। तो ये भी एक अलग तरीका इस प्रकार का रहेगा कि जिसके जरिए हमें पता ही नहीं है कि कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही। तो सभी कारणों का ज्ञान होना, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और जिसको हम निरुपद्रवी समझ रहे हैं या जिसको हम अच्छा समझ रहे हैं वो अच्छा नहीं है, ये बात एक बार समझ लेने पर ये शायद बात बनेगी। दूसरी चीज, जो लोग ऐसा कर रहे हैं सभी, फिर भी उनको रोग नहीं हो रहा है, तो उनकी प्रतिकार क्षमता अच्छी होना, उनका व्यायाम होना, उनका योगाभ्यास होना वगैरह वगैरह, ये उसके लिए प्रतिबंधक कारण हो सकते हैं। अतत्वाभिनिवेश अधिकरणातील औषध पण मोह दूर करण्यासाठी उपयोगी ठरेल आणि अतत्वाभिनिवेशच्या हेतूमध्ये मलिन आहार सेवन असं आलं। सही है, ये अच्छा मुद्दा है। अतत्वाभिनिवेश, ये तत्व जो है उसमें अभिनिवेश होना चाहिए, अतत्व में अभिनिवेश नहीं होना चाहिए। जो वास्तव में तत्व है ही नहीं उसमें अभिनिवेश इस प्रकार का होना, गलत बात को समझ लेना इस प्रकार से। और उस दृष्टि से वहां पे जो दवाइयां बताई गई है, हाँ, उनका भलीभांति प्रयोग करना ये अच्छा रहेगा, उसमें संदेह इस प्रकार का नहीं है। तो मलिन आहार सेवन, ये भी एक बात है। परिचितान्न सेवन, ये भी एक बात इस प्रकार के उन्माद में ये हेतु इस प्रकार का बताया गया है। तो शायद हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में सोचे। और दूसरी चीज ऐसी है ना कि कैंसर के विभिन्न प्रकारों में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स ये कॉमन धागा है। उसी प्रकार के सभी प्रकार के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में कुछ इस प्रकार का धागा या थ्रेड होगा, जैसे कि अपनी ही प्रतिकार यंत्रणा हमारे ही सेल पर हमला कर लेती है, ये इन सभी में कॉमन इस प्रकार का रहेगा। अब ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में ज्वर में हमारा जो उदाहरण है कि रुद्रकोप से कारण सुबह दक्ष के यज्ञ का विध्वंस इस प्रकार का हो गया, और वो होने के बाद जिनको ये शिव ने आज्ञा दी थी वो सभी वापस आए कि हमने हमारा काम कर दिया है, अब आगे क्या करेंगे, आप ही ने हमें उत्पन्न किया है, तो आप हमें काम बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कह दिया कि जो भी अपथ्य सेवन करने वाले इस प्रकार के लोग हैं उसमें तुम ज्वर बन जाओ। तो ये माइथोलॉजिकल स्टोरी कही जाती है। और इन स्टोरियों के कथाओं के जरिए आयुर्वेद को अशास्त्रीय माना जाता है। ये ऐसा कुछ आयुर्वेद में लिखा है जिसका कोई संबंध नहीं है, कहाँ का रुद्र, कहाँ का ये कोप उसका, और ये कहाँ
अपथ्य सेवन करने वाले लोग इसके लिए उसको ज्वरगंध या दिया वगैरह। अब स्थिति ऐसी है जब हम वैक्सीनेशन लेते हैं, हाँ, तो जिनकी शक्ति क्षीण है, इस प्रकार के जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम अंदर भीतर ले, उनकी शक्ति क्षीण होने के जरिए हमारी प्रतिकार क्षमता उनके खिलाफ काम करती है और उनको मारकर वो, हाँ, अपने शरीर को बचा लेती है। अब उनको मारने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, जो, हाँ, प्रतिपिंड इस प्रकार से कहे जाते हैं। अब उनका तो खात्मा हो गया, अब इन प्रतिपिंडों का क्या क्या काम? तो वो जाकर उस व्यक्ति के प्रतिकार शक्ति को पूछते हैं, अब मैं क्या करूं इस प्रकार से, तुमने तो निर्माण किया है मुझे इस प्रकार से। तो प्रतिकार शक्ति शायद कुछ उसका जवाब नहीं दे पाती। हम्म, और फिर ये अपने ही ऊपर हमला करना आरंभ कर देते हैं। हम ही ने उनको निर्माण किया है। अब जब नेचुरल इम्यूनिटी की बात आती है, कि जैसे कुछ जंतुओं का हमला हुआ और हमारी नेचुरल इम्यूनिटी काम कर रही है, तो शायद ये प्रतिपिंड निर्माण होना ऐसा नहीं होगा। एक खास तरीके की ट्रेनिंग है, प्रतिपिंड निर्माण करना एक खास तरीके की ट्रेनिंग है। उस प्रतिपिंड निर्माण के बजाय अगर हम सीधा हमारे डब्ल्यूबीसी उन जंतुओं का सामना करेंगे, उनको नष्ट करेंगे, तो हमारा मकसद साध्य हो जाएगा। तो जनरल इम्यूनिटी में ही हमें दिलचस्पी होनी चाहिए, इस प्रकार की दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए जो इसके जरिए, अभी सभी लोग वैक्सीनेशन के पीछे पड़े हैं, वैक्सीनेशन की राह देख रहे हैं कि बस वैक्सीनेशन आ जाएगा और हमें कोरोना से छुटकारा हो जाएगा। अब नया स्ट्रेन, नई जाति निकली ब्रिटेन में, उसके बारे में क्या करेंगे? उसका वैक्सीनेशन और अलग होगा इस प्रकार से। एक्सरेशी वारंवार संपर्क सिद्ध आहे. एक्सरे पंचज्ञानेंद्रियाने कळत नाहीत, असे इतरही अनेक हेतू असतील जे पंचज्ञानेंद्रियांना गम्य नाहीत, पण त्यांचेकडे त्याची व्याधी कर्तृत्व आहे. अशा हेतूंचे ज्ञान कसे करून घेता येईल, ग्रंथात काही मार्गदर्शन आले आहे का? अभी तकनीकी का जमाना है, और जो मैंने वाईफाई के बारे में बताया, मोबाइल रेडिएशन के बारे में बताया, कि फिलहाल उसके बारे में संशोधन हुआ है और नतीजे सामने आ रहे हैं, तो ये एक अहम चीज इसमें है। लेकिन मोबाइल अभी लोगों का प्राण है, मोबाइल के बिना जी नहीं सकते लोग। और एक दिन भी मोबाइल हाथ से निकल गया तो हम इतने परेशान, इतने बेचैन होते हैं कि बड़ी नौबत आ गई, मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं है, मैं व्हाट्सएप नहीं देख पा रहा हूँ, वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो इसी तरीके से माइक्रोवेव के बारे में संशोधन हुआ है, तो माइक्रोवेव अच्छा नहीं है इस प्रकार से। तो थोड़े थोड़े इस प्रकार के संशोधन सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पूरा हम जो अनैसर्गिक पद्धति से जीवन जी रहे हैं, उसके सभी मुद्दों के बारे में बहस नहीं है. आहे ना, कशाच लागत नाही. हम किसी के आदी नहीं बनना चाहिए हमें। और ये मोबाइल का एडिक्शन हो गया, ये कैसे समझेंगे कि अगर उसके बगैर हम तड़पते हैं, उसके बगैर हमें अशांति हो जाती है, तो फिर समझ लेना है कि हम उसके एडिक्ट हो गए। हाउ सेफ इज इट टू टेक कोविड वैक्सीन? Also, we need to take flu shot every year. How can they affect us? ये मेरे ख्याल में पूरा परिवर्तन मेडिकल इंडस्ट्री में आना चाहिए।
अभी इसके ऊपर फार्मेसी का कब्जा है और ये सब फार्मेसी के हित में है या फार्मेसी के फायदे के लिए है। और अगर आप इसका विरोध करना चाहेंगे तो आप मानवता का विरोध करते हैं। इस प्रकार से मुद्दे उठाए जाते हैं कि एक भी आदमी को अगर पोलियो हुआ तो पूरा पोलियो का साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगा, पूरे देश भर में पोलियो फैल जाएगा वगैरह। तो वास्तव में वैक्सीनेशन के मुद्दे को ही दूर करना है, जनरल इम्यूनिटी के बारे में ही सोचना है। और जनरल इम्यूनिटी के बारे में सोचेंगे तो उसमें पैसा नहीं है। वैक्सीनेशन बेच कर पैसा मिल सकता है, वे जल्दी उठो जल्दी सो अच्छा खाना खाओ वगैरह वगैरह बताने से पैसा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये उसका पुरस्कार नहीं करते हैं और बताते तो ऐसे है कि अरे बाप रे, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप बीमार पड़ जाओगे और आपको खर्चा उठाना बिल्कुल मुश्किल इस प्रकार का हो जाएगा। आधुनिक विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि अभी हम इन सभी रोगों पर काबू पा रहे हैं। तो वास्तव में ऐसा है कि वैक्सीनेशन नहीं लेने। अमेरिका में वैक्सीनेशन के खिलाफ और वैक्सीनेशन के बाजू में इस प्रकार के दो पक्ष है। वैक्सीनेशन देने से ऑटिज्म हो गया ऐसा प्रूव हो गया, कंपनी को जुर्माना भरना पड़ा। और ये बड़ी अहम चीज है, अमेरिका जैसे देश में अगर कंपनी को इस प्रकार से जुर्माना भरना पड़े तो ये काफी बड़ी चीज है। और फिर इसके विरोध में माहौल खड़ा हुआ। फिर भी अमेरिका में वैक्सीनेशन कंपल्सरी नहीं है। हमारे यहाँ 3 वैक्सीन मैंडेटरी है भारत में, लेकिन अमेरिका में वैक्सीनेशन कंपल्सरी नहीं है। और जो भी बड़े बड़े लोग हैं, बिल गेट्स से लेकर, उन किसी ने भी अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं दिया। ये भी बात काफी फैल चुकी है। तो उनके लिए नहीं है तो आम जनता के लिए कैसे हो सकता है? लेकिन इस प्रकार का माहौल खड़ा किया जाता है कि बस इससे अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। यही एकमात्र रास्ता है कि जिससे हम इन प्रकार की बीमारियों से बच पाएंगे। लेकिन इस प्रकार की बीमारियां, इन्फेक्शियस डिसीजेस तो आते ही रहेंगे। ये नहीं, कोई नहीं तो और कोई इस प्रकार का। और ये भी स्ट्रेन बदल के आते हैं। तो फिर उनका मुकाबला जिनकी प्रतिकार क्षमता अच्छी है वही कर पाएंगे। और दूसरा कोई चारा नहीं है। हियर वी आर डिनाइड एक्सेस टू यूनिवर्सिटी सर्विसेज इफ वी आर नॉट वैक्सीनेटेड, एटलीस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा इसके खिलाफ। तो इस प्रकार की अगर स्थिति है, इंडिपेंडेंस को काफी महत्व विदेशों में दिया जाता है और ये इंडिपेंडेंस पर हमला है। इसमें एक ही मुद्दा रहेगा, ये काफी खर्चिक होगा। तो एक विद्यार्थी के लिए इस प्रकार से कोर्ट में जाना मुश्किल है इस प्रकार से। तो यूनिवर्सिटी सर्विसेज एक्सेस नहीं मिलती है तो पहले आवेदन करके देखो कि हम नहीं करना चाहते हैं, उसका रीजनिंग दे दो। उसके लिए जो भी तुम्हारे पास इस प्रकार से संशोधन सामने है वो रखो। कम से कम इसके बारे में चर्चा शुरू होनी चाहिए तो कुछ लोग मिलेंगे कि हाँ, हम भी इसका सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। और फिर बाद में ये माहौल कदाचित बदल सकता है, अभी तो बताना मुश्किल इसका। वैसे भारत में भी अगर ये 3 मैंडेटरी वैक्सीनेशन हम नहीं देते हैं तो स्कूल में कदाचित दिक्कत हो सकती है। और अगर
बाय लॉ हम ये आवश्यक है। तो कानून के जरिए भी न्याय मिलना काफी मुश्किल इस प्रकार। तो इस बिल को ठुकरा देना यही सबसे अहम इस प्रकार की बात है। लेकिन पीडियाट्रिशियंस और फार्मास्यूटिकल कंपनीज तो मानेंगे नहीं। ये तो समझेंगे कि ये उनके रोजी रोटी का सवाल है। और सिर्फ उनके रोजी रोटी का सवाल है ऐसा नहीं है, सभी समाज के स्वास्थ्य का इसमें विचार होना चाहिए। और ये नहीं करेंगे तो फिर से एपिडेमिक्स आते रहेंगे, पैंडेमिक्स आते रहेंगे, और वो काफी खतरनाक इस प्रकार का है। तो काफी मुश्किल है इस सभी के बारे में उपाय ढूंढना, और किस तरीके से हम इसका प्रतिकार करें। हमारे हिसाब में हमारे सामने चुनौतियां और भी अलग है। और हमारी संख्या कैसे बढ़े, इस सबसे बड़ी चुनौती है। और अच्छे वैद्यों की संख्या कैसे बढ़े, इसलिए ये वाचन का इस प्रकार का जिक्र चल रहा है, गुरुकुल चल रहा है, जो मूल रूप से इसमें सुधार लाएंगे। वैसे कॉलेजेस की स्थिति सुधारने की आशंका आशंका ही है। सुधरेगी नहीं सुधरेगी कुछ नहीं बता सकते इस प्रकार से। सुधरेगी तो भी बहुत धीरे धीरे सुधरेगी, पहले से काफी बेहतर है, उसमें संदेह नहीं है। फिर भी अगर मूल रूप से, हाँ, हमें आयुर्वेद ग्रंथों को पढ़ना है, समझ लेना है, बातें समझ लेनी है, इसके बारे में किसी का भी जिक्र नहीं है। हाँ, वैद्यों का भी नहीं है। वो भी मान रहे हैं कि जिस विषय में जो विषयांश ग्रंथों में आए हैं उनका समावेश कर ले, और वही अध्यापक उस विषय को पढ़ाए। गायनेकोलॉजी के संबंध में है तो चरक चिकित्सा 30वां अध्याय गायनेकोलॉजी का अध्यापक पढ़ाए। उसमें वो अध्याय पढ़ने की भी क्षमता है या नहीं, ये कौन कौन जानता है। अगर संविधा सिद्धांत डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनको भी अध्याय पढ़ना नहीं आता, ये बात छोड़ो, अर्थ बताएंगे, उसके बारे में एक्सप्लेनेशंस करेंगे वगैरह वगैरह, अगर ये स्थिति है तो माहौल बदलेगा कैसे। ये सबसे अजीब अवस्था है। तो ये जो हमारा प्रयास चल रहा है, कलेक्टर सर ने जो प्रयास किया कि मूल ग्रंथों को पढ़ो, टीकाओं को पढ़ो, इस प्रकार से, और मूल ग्रंथ सरलता से पढ़ने में एक अलग चीज है। विषयांश लेकर वहां वहां पे उसका अध्ययन करना, ये कितना फायदेमंद होगा, ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात। फिर भी अभी के हालत में हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना जरूरी है। तो मूल ग्रंथों का अध्ययन, टीकाओं का अध्ययन और आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, ये सभी साथ में चलेंगे तभी वैद्य बनेंगे। अब जब वैद्यों की संख्या इतनी बढ़ेगी कि वो पॉलिसी डिसीजंस में कुछ हस्तक्षेप कर सके या पॉलिसी डिसीजंस में बदलाव ला सके, तब शायद ये बात बने। दुर्दैव से बीएमएस होकर जो लोग नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं, चाहे एमपीएससी यूपीएससी परीक्षाओं को भारत में देते हैं और सरकारी नौकरी में चले जाते हैं, उनको आयुर्वेद कुछ भी नहीं आता, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद सीखने के लिए कुछ प्रयास ही नहीं किए हैं इस प्रकार से। अब जो लोग इंटरनेशनल में घुसे हैं इस प्रकार से, उनको अगर आयुर्वेद के बारे में कुछ मालूम नहीं है तो फिर भी दिक्कत है। अभी श्रुति एक अलग उदाहरण होगा, श्रुति कुलकर्णी, प्रमोद कुलकर्णी की बेटी, जिसके घर में आयुर्वेद है। अभी ये भी पढ़ रही है, मूल ग्रंथ भी पढ़ रही है।
तो उसके विचार अलग होंगे। अगर कहीं इंटरनेशनल लेवल पर डब्ल्यूएचओ या दूसरे किसी स्तर पर काम करना है आयुर्वेद का, तो इसी प्रकार के छात्र उपयोग में आ सकते। लेकिन ये छात्र कितने हैं जो भी उस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर पहुंचे हैं? वो आयुर्वेद से दूर है, उनको आयुर्वेद सिर्फ डिग्री है उनके पास, बाकी कुछ नहीं, उनको ज्ञान नहीं है। अभी एक दूसरी श्रुति की फ्रेंड है, वो भी अभी अमेरिका में है, इससे सीनियर है, लेकिन वो आयुर्वेद से दूर हो गई। अब वो शायद इस प्रकार से ऊपर वाले सर्विसेज में चली जाएगी, लेकिन वो अगर खुद आयुर्वेद जानती नहीं है तो वो क्या सुझाव दे सकेगी इस प्रकार में? और वहां बाकी पूरा माहौल अपोजिशन में होगा। अभी इसमें चाइना का वर्चस्व है डब्ल्यूएचओ में, और वो उनकी सिस्टम को बढ़ावा देना चाहते हैं, ये तो सही बात है। तो फिर एक आदमी के आयुर्वेद आदमी का आवाज कितना उठ पाएगा, ये भी एक अहम चीज है। या कुछ लोग जिला परिषद या इस प्रकार के बिजनेस में काम कर रहे हैं आयुर्वेद के, बहुत ही थोड़े लोग हैं इस प्रकार। नाना जोशी और ये सांगली में वसंतराव कुलकर्णी, इन दोनों ने कारपोरेशन के क्लिनिक में काम किया, डिस्पेंसरीज में काम किया, फिर भी आयुर्वेद का बड़ा अच्छा काम किया इस प्रकार। लेकिन ये भी लोग कितने हैं शासकीय स्तर पे? तो काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। लेकिन फिर भी जो भी है वहां पे, वो कैसे टिके रहेंगे और वो अपने मकसद में किस प्रकार से कारीगर होंगे, उसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का है। और मूल ग्रंथों का अध्ययन और उसके साथ में आयुर्वेद प्रैक्टिस, ये दोनों होते रहना बहुत जरूरी है। हमारी संख्या जब बढ़ेगी तभी हम कुछ आवाज उठा पाएंगे। अभी कोविड-19 के बारे में काफी बहस हुई, हमें ट्रीट करने की अनुमति चाहिए वगैरह वगैरह, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने जिक्र किया। तो मैं समझता हूँ कि पिछले स्वाइन फ्लू और डेंगू के मुकाबले में ये काफी अच्छा माहौल रहा। फिर भी गवर्नमेंट स्तर पर ज्यादा कुछ नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हर वैद्य को मरीज ट्रीट करने के अवसर मिले। ठीक है, ये जो हमारा एक्सपीरियंस रहा कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, लाइफ थ्रेटनिंग केसेस में, वो हमारे लिए उपयोग में आएगा आगे वाले एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स। लोगों में भी जागृति हुई और लोगों ने भी आयुष काढ़ा वगैरह का प्रयोग किया, कुछ हद तक जीवन शैली में परिवर्तन आया, तो ये भी काफी अच्छी चीजें हैं। अभी इसी चीज का फायदा उठाते हुए हमें आदर्श जीवन शैली के बारे में लोगों को अवगत कराना है। इसके लिए खुद आदर्श जीवन शैली को जीना है, ये सबसे अहम चीज है। खुद हमें ऑर्गेनिक ही खाना है वगैरह वगैरह, ये सब जो चीजें हैं वो अगर हम खुद करेंगे तो हम लोगों को बता सकेंगे, और फिर लोग आयुर्वेद के तत्व ज्ञान की तरफ मुड़ेंगे। वो चिकित्सा के लिए आएंगे नहीं आएंगे, परहेज रखेंगे नहीं रखेंगे, ये आगे की बात है। लेकिन लोगों को ये मालूम तो होना चाहिए कि आयुर्वेद में इतना पोटेंशियल है। और इस प्रकार की जो चीजें हैं, जो अभी हिता और अहिता के बारे में जो बहस यहाँ पे हुई है, वो काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार के है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल लोग उठाते ही रहते हैं और फिर बताते हैं कि आपका कार्य कारण भाव सही नहीं है। और जब तक ये प्रूव नहीं होता कि इन कारणों से कैंसर होता है, तब तक उसको टालने का सवाल नहीं है इस प्रकार का। लोग खाते रहेंगे, हम भी कुछ नहीं बताएंगे, बीमार हो जाएंगे तो सर्जरी केमोथेरेपी रेडिएशन करवा देंगे, जो बच जाएंगे जो बच जाएंगे, नहीं बचेंगे तो नहीं बचेंगे, हमें क्या लेना है। तो इसी प्रकार का माहौल अगर चलता रहे, हाँ,
तो काफी मुश्किल इस प्रकार की बात। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, और इसका फायदा कैसे हमें उठाना है कोविड-19 इस प्रकार की, उसके बारे में हमें सोचना है। और सभी लोगों को ये काम करना है कि सिर्फ एक से ये बात नहीं होगी। हाँ, गाडगिल सर कर रहे हैं, उनको करने दो, हमें क्या लेना। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। मेरा भी उसमें एक कर्तव्य है, मुझे भी लोगों तक ये बात पहुंचानी है, मुझे भी आयुर्वेद छात्रों तक ये बात पहुंचानी है। ये सभी को निश्चय करना है, मेरा भी इसमें हिस्सा होना जरूरी है इस प्रकार से। और वो जब होगा तभी बड़ा माहौल खड़ा होगा। जोत से जोत लगाते चलो, ये जो गाना है, इस प्रकार से इतने सारे लोग निर्माण होने चाहिए कि ये जो बदलाव लाना चाहते हैं इस प्रकार से, कि पूरे समाज में परिवर्तन आए। तो कम से कम अभी ये जो वैक्सीनेशन अगर कंपलसरी है, तो शायद उसके बारे में ये एक तरीके से उसका प्रतिकार करते रहे ना, लेकिन दूसरी तरफ ये आसान बात नहीं है, जल्दी होने वाला नहीं है, ये समझकर उसके दुष्परिणामों को दूर कैसे करेंगे उसके बारे में सोचें। तो ऑर्गेनिक ही खाना, सोना उबल के पानी पीना वगैरह वगैरह, जो प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए जो बातें हो सकती है वो तो करनी चाहिए। तो ये अगर करेंगे तो वो शायद, हाँ, हम कुछ हद तक इनका प्रतिकार कर पाएंगे। और जैसे कि कहा, मेध्य रसायन या अतत्वाभिनिवेश में जो रसायन बताए गए हैं उनका सेवन अगर हम करेंगे तो शायद कुछ बात इस प्रकार की बनेगी। तो हित जो कहे गए हैं उनके बारे में भी सेवन करने के बावजूद अगर बीमारियां होती है, तो इसमें विश्वास उठ जाता है। ये सबसे अहम चीज है कि हमारे कुछ प्रिंसिपल्स है, और उसके आधार पर हम चल रहे हैं। अगर ये प्रिंसिपल्स ही चैलेंज हो जाएंगे कि हित सेवन करने से भी बीमारियां निर्माण होंगी, तो क्यों हित सेवन करें? ये सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रकार का हो जाता है। तम उवाच भगवान आत्रेयः न हितारोपयोगिनाम अग्निवेश तन्निमित्ता व्याधयो जानन्ति। तो इनका स्पष्ट है कि जो हिताहार उपयोग करने वाले हैं उनको अहिताहार से होने वाले जो व्याधि है वो नहीं होते हैं। ये स्पष्ट है कि इसमें कोई संदेह नहीं है। न च केवलम हिताहारोपयोगात् एव सर्व व्याधिभयम् अतिक्रांतम भवति। लेकिन सिर्फ हिताहार योग करने से सभी व्याधियों का भय दूर नहीं होता। उसके और भी कारण है, केवल हिताहार इतना ही एक कारण नहीं है स्वास्थ्य के लिए। तो जब तक हम सभी कारणों के बारे में नहीं सोचेंगे, अब मैं समझता हूँ स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य रागी प्रशमनम, ये जो आयुर्वेद के तो दो प्रधान प्रयोजन है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण के बारे में काफी बहस होनी चाहिए। बहुत सारे परिवर्तन इसमें आ गए हैं, और उन सभी का जिक्र हमें करना चाहिए कि स्वास्थ्य बनाने के लिए क्या करें। प्रिंसिपल तो हमारा स्पष्ट है, तच्च नित्यं प्रयुञ्जेते स्वास्थ्यं येनानुवर्तते आचाराणां विकाराणाम् अनुत्पत्तिकरं चेत्। लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य का जिस तरीके से अनुवर्तन होता रहेगा, ऐसी चीजें कौन सी है, इसके बारे में कौन बताएगा? जो परिवर्तन अभी आया है जीवन शैली में, खाद्य पदार्थों में, उनके बारे में जिक्र करना ये एक चीज रही। फिर लाइफस्टाइल में जो परिवर्तन आए हैं, जीवन शैली में जो परिवर्तन आए हैं, कि पोल्यूशन बढ़ गया है, ये इस प्रकार से बहुत सारे गैजेट्स आ रहे हैं, रेडिएशंस वगैरह के जरिए आ रहे हैं, चीजें आ रही है, और माइक्रोवेव जैसे उपकरण है। तो इन सभी के बारे में सोचना
उनको टालना और जो सही तरीका है, योग्य तरीका है, उसको अपनाना, ये एक अहम चीज रहेगी। और उसके बारे में कोई बहस इस प्रकार की नहीं है, तो स्वस्थ वृत्त हमें फिर से लिखना पड़ेगा। मैं जो अभी प्रयास कर रहा हूँ नई संहिता लिखने का, इसमें स्वस्थ वृत्त फिर से लिखना पड़ेगा। जो पुराना स्वस्थ वृत्त है वो तो चालू ही रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य बिगाड़ने वाले बहुत सारे हेतु आ गए हैं, उनको टालना कैसे ये भी बताना पड़ेगा। और स्वास्थ्य रहे इसके लिए जिन हेतुओं का भी सेवन करना जरूरी है, वो शायद सभी ग्रंथों में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ नए इस प्रकार के तरीके हैं तो उनको लोगों के सामने रखना पड़ेगा। और ये रही स्वास्थ्य स्वस्थ वृत्त की बात या स्वास्थ्य की बात। रोगों के बारे में तो इतनी सारी नई बीमारियां हैं, अपील से लेकर कैंसर वगैरह सभी के लिए, उनसे कैसे प्रतिकार, उनका प्रतिकार कैसे करे, इसके बारे में तो सोचना है। हाँ, उनका निदान पंचक बताना है, उनकी साध्या साध्यता बतानी है, उसके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट बताने हैं, और उसके आगे जाकर उसके लिए दवाई क्या किस प्रकार का प्रयोग हो सकता है, कौन सी औषधियां उसमें प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में बताना है। और तभी हम अभी के समय में किस प्रकार से रोगों का सामना कर सकेंगे उसके बारे में सोच सकते। तो मेरा ये मानना है कि अगर आज नई संहिता की आवश्यकता है तो वो किस लिए है, तो जैसे अभी इतने सारे कारणों का मैंने जिक्र किया, इसलिए एक आवश्यकता है, नई संहिता की आवश्यकता है। और फिर कैसे बनाएंगे, कैसे आगे लेके जाएंगे, एक अलग चीज इस प्रकार की है। इतनी गहराई में जाकर कितने लोग सोचने वाले हैं, ये भी एक अहम मुद्दा है। ज्यादातर हम अटक जाते हैं कि ठीक है कैंसर फैल रहा है, कैंसर के बारे में कैसे सोचे, ग्रंथों में से कैसे योग निकाले, उनको इसके लिए प्रयोग में लाए वगैरह वगैरह। लेकिन मूल रूप से कैंसर का निदान पंचक बताना, कैंसर की साध्य साध्यता के बारे में बताना, कैंसर के तत्व ज्ञान के बारे में बताना, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट और कैंसर के लिए दवाइयाँ बताना काफी मुश्किल काम है। और अगर हम सिर्फ इसमें धन्यता मानते हैं कि हाँ मेरे पास एक कैंसर का मरीज था और मैंने ट्रीटमेंट दे दी, काफी अच्छा रहा और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई, बस हम इसी से हम संतुष्ट है, तो ये कोई अल्पसंतुष्टता इस प्रकार की रहेगी। इसके आगे हमें जाना होगा इस प्रकार से। तो ठीक है, तो हिताहारोपयोग केवल जो है वो सभी व्याधियों का भय नहीं दूर कर सकता। हिताहारोपयोग करेंगे तो अहिताहार से उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां हैं वो नहीं होगी, इसमें संदेह नहीं। लेकिन फिर भी अन्य भी कारण है जिनके कारण ये बीमारियां होती रहती है। तो उनको हम कैसे टालेंगे, तो कारणों को समझेंगे ही नहीं, तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की चीज हो जाएगी। तो व्याधि असहत्व शरीर वर्णन करताना अनिविष्ट रक्तमांस अस्थि धातू असे आले आहे। Can we think that these people are more susceptible to autoimmune disorders? सभी रोगों के लिए कि केवल ऑटोइम्यून के लिए, वो आगे आएगा ही इसके। और इसको हम कैसे टालेंगे, ये सबसे अहम चीज है। तो बलवत पुरुषे देशे काले जन्म, ये जो एक अहम बात बताई गई है, वहां से हमने हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। आने वाली पीढ़ी कैसे सक्षम बने, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभी गर्भ संस्कार के बारे में काफी प्रचलन है।
और बालाजी तांबे ने इस विषय को पॉपुलर कर दिया है, काफी पॉपुलर कर दिया। तो किस प्रकार से हम अपने परिवार के वैद्य जो है उनके परिवार में इसके बारे में किस प्रकार से प्रचार प्रसार करते रहेंगे, उनको व्यवहार में कैसे लाएंगे, ये अगर सोचेंगे तो ये शुरू से ही अच्छा होगा। और फिर बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, रसायन स्वरूप के औषध किस प्रकार से लेने हैं वगैरह वगैरह, इस सभी के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये बातें समाज में प्रचार प्रसार होती रहेंगी। सन्ति ऋतेपि आहार अहिताहारोपयोगात् अन्यारोगप्रकृत्याः तद्यथा कालविपर्ययः प्रज्ञापराधः शब्दस्पर्शरूपरसस्य गन्धाश्च असाध्याः। तो अहिताहार योग से भी अन्य रोग प्रकृति होती है। प्रकृति का यहाँ अर्थ कारण इस प्रकार का होगा या स्वरूप होगा। काल विपर्य कि प्रॉपर काल होना चाहिए, सम्यक योग होना चाहिए काल का, ये नहीं होना, काल विपर्य इस प्रकार का होगा ना। और अभी हम वो देख रहे हैं, अतिवृष्टि हो रही है, अनावृष्टि हो रही है, बहुत धूप हो रही है वगैरह वगैरह, बाकी सभी चीजों में इसमें परिवर्तन इस प्रकार का आ रहा। और उसका कहना है तस्य मूलम अधर्म, इसका मूल कारण अधर्म है। तयोर योनि तन्मूलम व असत्कर्म पूर्वकृतम, उसका भी कारण है कि पूर्व जन्म में किया असत्कर्म। तयोर योनि प्रज्ञापराध है, हम दोनों की योनि प्रज्ञापराध ही है। अब ये बात इतनी गहरी है कि लोगों तक पहुंचाना काफी मुश्किल है। लोगों के अधर्म के वजह से पर्यावरण बिगड़ रहा है, ये बात लोगों को समझाना काफी मुश्किल इस प्रकार की स्थिति है। और जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे कि मैं भी एक जिम्मेदार हूं पर्यावरण के बिगाड़ में, तब तक हम उससे निपटारा कैसे पाएंगे, उससे दूर कैसे हो जाएंगे। हम डिसाइड नहीं करते कि मैं प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करूं, जहां दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है वहां वही इस्तेमाल करूं, चाहे प्लास्टिक सस्ता हो या चाहे उसकी उपयोगिता में कुछ आसानी हो। लेकिन जहां तक मैं कर सकता हूं तो पर्यावरण पूरक चीजों का ही प्रयोग करूंगा इस प्रकार के। रामदेव बाबा इज टेकिंग इंटरेस्ट इन कैंसर ट्रीटमेंट, ही इज एमिंग एट स्पेशलाइज्ड सेंटर along with homeopathy and other allied sciences like yoga for treating cancer and give proven alternative to conventional treatment. Recently met a renowned homeopathy physician in Pune 2 months ago for the same. तो पॉसिबल है, लेकिन ऐसा है ना इसमें, हाँ, मूल रूप से कैंसर को समझना ये आवश्यक है। ये शायद एक कुछ दवा खोज निकालेंगे कि जो कैंसर में कारीगर इस प्रकार की होगी, और फिर उसका प्रचार प्रसार करते हैं। वैसे पतंजलि के सेंटर्स पूरे देश भर में है और वहाँ काफी मरीज आते रहते हैं क्योंकि वो अल्टरनेटिव्स को ढूंढ रहे हैं, और आयुर्वेद इस प्रकार का एक अल्टरनेटिव है। तो लोग इनके पास, बालाजी तांबे के पास जाते रहते हैं और फिर हाँ, चिकित्सा लेते रहते हैं। कुछ लोगों को फायदा होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं होता है। और जिनको फायदा नहीं होता वो आयुर्वेद को कोसते हैं कि हमने आयुर्वेद की ट्रीटमेंट ले ली लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो अगर कैंसर की ट्रीटमेंट मूल रूप से करनी चाहिए तो
कैंसर के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। और जब तक हम जीवन शैली पर नहीं उतर आएंगे, जब तक हम देसी गाय, ऑर्गेनिक फूड इसके बारे में नहीं उतर आएंगे, तब तक कैंसर की चिकित्सा डिफिकल्ट इस प्रकार की। और बुजुर्ग वैद्य भी ये नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ सादा अन्न खाओ इस प्रकार का बताते हैं, बाकी इस प्रकार से नहीं बताते कि यही खाओ, ऑर्गेनिक ही खाओ, देसी गाय का ही दूध ले लो वगैरह वगैरह। मैं केवल अकेला हूं जो इसके बारे में जिक्र करता रहा हूं। तो इन सभी चीजों के बारे में सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार की है। इस प्रकार से दीनानाथ मंगेशकर में बहस हुई थी, नई बिल्डिंग उभर आने वाली थी, और इसमें किस ब्रांच को बढ़ावा देंगे इसके बारे में बहस हुई डॉक्टर्स की। धनंजय केळकर ने बाद में ये हाँ, एक व्याख्यान में बताया। तो कुछ ने कहा ऑर्थोपेडिक में बहुत ज्यादा स्कोप है, अभी ये नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी बहुत तेजी से चल रही है इस प्रकार से। कुछ ने कहा ऑप्थेल्मोलॉजी में काफी स्कोप है, ये जो सर्जरी में काफी तरक्की हुई है, और कैटरैक्ट वगैरह की ऑपरेशंस है, गायनेकोलॉजी में स्कोप है वगैरह वगैरह। अभी सभी अपने अपने तरीके से बता रहे थे। कि फिर एक ट्रस्टी जो डॉक्टर नहीं है, उन्होंने मुद्दा उठाया कि देखो ये सब बातें सही है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व कैंसर को है। कैंसर के पेशेंट्स इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि अगर हम कैंसर की ब्रांच खुलवाएंगे तो हमें पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, बहुत अच्छा चलेगा कैंसर डिपार्टमेंट। ये बात सभी ने मान ली, और कैंसर डिपार्टमेंट ओपन हुआ बड़े पैमाने। तो ये तो कारपोरेट थिंकिंग है। अभी फिलहाल किसकी जरूरत है उसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो हमें मुनाफा मिलने ही वाला है। वैसे भी डीएस सेंटर जो वाराणसी में शुरुआत हुई, फिर बम्बई में आ गया, फिर अन्य जगह पे भी फैल गया इस प्रकार का, कैंसर का ट्रीटमेंट करता रहा आ रहा है। जो आयुर्वेद की चिकित्सा देते हैं, मरीज को देखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट भेज दो और वो दवाइयाँ भेज देते हैं। उसका भी सक्सेस रेट अच्छा है इस तरीके से देखा जाए। लेकिन ये मूल रूप से चिकित्सा नहीं हो रही है, सिर्फ पैसे कमाने के धंधे हो जाएंगे। हाँ। अगर हम बाकी लोगों को कैंसर होने से बचाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचना। जो फिलहाल कैंसर के मरीज हैं उनको ट्रीट करना ये एक अलग चीज है, और खास करके एडवांस स्टेज में जो कैंसर के मरीज हैं उनको कैसे ट्रीट करें, ये और भी दिक्कत वाली बात है। इस प्रकार के बाबा रामदेव जी से या फिर जो डीएस सेंटर वगैरह से जो है वो एडवांस केसेस नहीं ट्रीट करेंगे, वो सिर्फ दवाई देते रहेंगे। जब तक आपको फायदा है आप लेते रहिए इस प्रकार से। अगर मुसीबत आ जाती है तो किसके पास पहुंचे, कोई नहीं है ट्रीट करने वाला एडवांस केसेस। There is no option for specialty centers, just like malls have replaced small setups. Slowly, big setups are going to replace small units. People want all services under one roof, which will take care of all health issues. There is a huge possibility that big industrialists and corporate hospitals will also start Ayurveda specialty centers in due time. Many international pharma companies have already started Ayurveda manufacturing units. ये तो मालूम नहीं है मुझे कि आयुर्वेद फार्मेसी में लोग घुस गए हैं इस प्रकार से, लेकिन जहां पैसा है वहां लोग घुसेंगे, इसके बारे में संदेह नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इहो शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन्
पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनं विरम्यते व्याख्यानवाकारात् श्वः पुनरपि